कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन रविवार रात मुंबई में हुआ। यहां के शिवाजी पार्क में हुई सभा में राहुल गांधी ने कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स में है। इसी के दम पर वो नेताओं को डराकर भाजपा में शामिल करा रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, एससीपी के लोग यूं ही नहीं चले गए, वह सब डर कर बीजेपी में गए हैं। नरेंद्र मोदी मुखौटा हैं, जैसे बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं, उनसे कुछ करने को कहा जाता है, वैसे ही मोदी हैं। उनकी 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। ये राहुल गांधी के शब्द हैं नरेंद्र मोदी के लिए। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं सिस्टम को अंदर से जानता हूं, इसलिए वो मुझसे डरते हैं। शिवाजी पार्क में हुई रैली में राहुल के अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, राजद नेता तेजस्वी यादव, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, एनसीपी शरद गुट प्रमुख शरद पवार समेत सपा, आम आदमी पार्टी सहित इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टियों के नेता मौजूद हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने मुंबई में मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक न्याय संकल्प पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और एक्ट्रेस स्वरा भास्कर भी मौजूद रहीं। तो राहुल गांधी की यात्रा मुंबई में कल संपन्न हुई और उसके बाद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि राजा की जो नजर है सिर्फ ईडी, सीबीआई इनकी तरफ है। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो ये सारी चीजें कह रहे थे, डराकर भाजपा में शामिल करवा रहे हैं नेताओं को, ये भी उनका कहना है। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी सिस्टम को अंदर से जानते हैं, इसलिए उनका कोई कुछ नहीं कर सकता है, उनसे लोग डरते हैं। तमाम यहाँ पर बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन बात ये सामने है कि इंडिया जो गठबंधन है वो कैसे बीजेपी को चुनौती देगा, क्या तैयारियां हैं इंडिया गठबंधन की, ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ नवीन आनंद जोशी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। जी नवीन आनंद जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार। जी नवीन आनंद जोशी जी, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कल मुंबई में समाप्त हुई। उसके बाद राहुल गांधी हमलावर हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने आरोप पर आरोप लगाए। उन्होंने ईडी, सीबीआई को लेकर कहा कि उनकी नजर उस पे है, लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और बीजेपी में शामिल करवा रहे हैं। साथ ही वहां पर देखने को मिला कि उनके साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो प्रमुख हैं, जैसे कि बहुत सी पार्टियों के प्रमुख वहां पर बैठे हुए थे जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। स्टालिन बैठे हुए थे, आप आम आदमी पार्टी के प्रमुख बैठे हुए थे, अलग अलग सपा के। तो इसमें ये देखने के बाद वाली बात है कि बैठे तो सब हुए थे वहां पर, यात्रा संपन्न होने के बाद इंडिया गठबंधन के लोग थे, लेकिन कैसे इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को क्या टक्कर दे पाएगा? देखिए स्नेहा जी, कुल मिलाकर ये चुनाव जो है ये केवल मोदी और मुद्दा इन्हीं पर लड़ा जा रहा है, और मुद्दा चूंकि चुनाव से गायब है तो केवल मोदी और उनके नाम पर ये चुनाव हो रहा है। और ये बात राहुल गांधी अच्छे से समझते हैं, इसलिए उन्होंने टारगेट किया है केवल नरेंद्र मोदी को, और खासकर उनके व्यक्तित्व पर उनका हमला है। उन्होंने उनको कहा कि उनकी छाती 56 इंच की नहीं है, वे डराते हैं, धमकाते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र में थे तो अशोक चौहान का नाम लिए बगैर कहा कि वे मेरी मदर के पास, मेरी माँ के पास आकर रोते हैं कि यदि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा भाजपा तो वे मुझे बंद कर देंगे, जेल में डाल देंगे। आप ये देखिए कि उन्होंने सारे मुद्दे पर जब भी बोला है केवल और केवल नरेंद्र मोदी को टारगेट करके ही बोला है। अभी वे ईवीएम की बात जब कर रहे हैं, जब वो सीबीआई की, ईडी की बात कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये वो शक्तियां हैं जिनके अंदर राजा की आत्मा बसती है। राजा इन्हीं से डरा डरा करके लोगों को अपने दल में मिला रहा है। ये सीधा सीधा जो टारगेट था ये नरेंद्र मोदी पर था। आप ये भी गौर करिए कि इसके पहले जब इन्हीं के गठबंधन के कुछ लोगों ने मोदी जी को परिवार और उनकी हिंदू न होने की बात कही थी, तो मोदी ने एक विषय उठा लिया था कि भारत मेरा परिवार है,
और उन्होंने इसी को अपनी थीम बना लिया चुनाव की। तो हालांकि मोदी इससे इतर अपना जो काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी इस समय देश में चूंकि मुद्दे भी उनके पास हैं और वे घूम घूम करके जो बातें कर रहे हैं वे तो उनके पक्ष में जा रही है, लेकिन राहुल गांधी इस समय असहज है, असहाय इसलिए हो गए हैं कि उनके साथ जो गठबंधन के लोग हैं वे, जैसा आपने भी जिक्र किया कि वहां पर स्टालिन बैठे हुए थे, उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे और भी उनके जो समानांतर जो उनका संगठन है वो सारे लोग बैठे हुए थे, लेकिन बावजूद इसके वे इस तरह के बयान में उनका साथ अभी देते नजर नहीं आए हैं। और इस यात्रा को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि ये यात्रा केवल राहुल गांधी के ही उस पर चलती रही, केवल समापन में ये लोग इकट्ठे हो पाए हैं। और धीरे धीरे कांग्रेस के जो बड़े नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं, इसका भी उन पर एक तनाव दिखाई देता है, जो उनके बयानों में भी दिखता है कि वे ये मान रहे हैं कि उनके बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब वे मोदी को एक्टर बता रहे हैं, बॉलीवुड का एक्टर बताते हैं कि वे उनके भाव भंगिमा नेताओं की नहीं, अभिनेता की है, ये राहुल गांधी ने कहा है कल। बिल्कुल। देखिए नवीन आनंद जोशी जी, आपने देखा होगा अक्सर जो विपक्ष है वो कोई कुछ भी चर्चा होती है तो विपक्ष का ये कहना होता है कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो मुद्दों से भटकाती है। आज जब राहुल गांधी बात कर रहे थे मुंबई में तो उनको मुद्दे की बात करनी थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को लेकर उन्होंने बात कही। वो अब वहां पर ना उन्होंने बेरोजगारी का जिक्र किया, ना उन्होंने कुछ जैसे गरीबी, बेरोजगारी हमेशा आपने देखा विपक्षी दल टारगेट करता रहता है, तो वहां पर इन्होंने मुद्दों की बात नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर बात करी। यानी कि विपक्ष के लिए सिर्फ एक ही टारगेट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी कुर्सी से हटाना है, बाकी जनता के लिए कोई भी बातचीत नहीं होती है। देखिए स्नेहा जी, ये इस समय देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि पूरा देश यदि राजनीति कर रहा है तो विपक्ष केवल और केवल एक ही व्यक्ति के खिलाफ काम कर रहा है, जबकि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है देश में। आप देखिए महंगाई इतना बड़ा मुद्दा है, यदि यही बात अभी विपक्ष में भाजपा होती तो वो दिखा देती कि देश में महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है। आज जब विपक्ष में कांग्रेस और उसके साथ गठबंधन है, वे कोई आंदोलन नहीं करते। गैस की टंकी पर दाम खुद मोदी जी ने कम कर दिए, पेट्रोल पे से खुद दाम मोदी जी ने कम कर दिए बिना विपक्ष के मुद्दा उठाए। इसका मतलब ये है कि मुद्दा तो है, देश में मुद्दे बहुत हैं, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर काम नहीं कर रहा है। न संसद में गतिरोध पैदा कर पाया, न सदन के बाहर सड़कों पर कहीं नजर आते हैं। और तमाम विपक्ष के जितने भी सपा कह लें, उनके साथ जितने जो टीएनसी कह लें या ये शिवसेना का एक धड़ा कह लें, ये कोई भी अपने राज्य में या जो क्षेत्रीय दल में जिनके ये आते हैं, ये वहां पर भी विरोध की स्थिति में नहीं है। और ये इससे स्पष्ट होता है कि इस समय बीजेपी ने चूंकि कोई मुद्दा बड़ा छोड़ा नहीं है। बीजेपी के पास धारा 370 का जो मुद्दा था वो उसने पूरा कर दिया, वादा पूरा किया, राम मंदिर निर्माण पूरा कर दिया, अभी आपने नागरिकता कानून भी देख लिया। तो विपक्ष को उसने वैसे मुद्दा विहीन कर दिया था, लेकिन फिर भी जो जनता से जुड़े मामले हैं, इन मामलों पर विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए, हमलावर होना चाहिए, वो हो जाती है केवल नरेंद्र मोदी पर। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है नरेंद्र मोदी के लिए। यदि आप उनको घेरेंगे तो देश की जनता उनके प्रति सिंपैथी रखेगी और विपक्ष को कभी उसकी सपने की जो उनकी जो सत्ता पाने की जो चाह है वो पूरी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट दिख रहा है। अब देखिए राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी के प्रमुख माने जाते हैं, उनको एक अच्छा दर्जा दिया जाता है और साथ ही साथ अगर वो ऐसी बातें करते नजर आ रहे हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी पर टारगेट, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते हैं। प्रधानमंत्री कहीं रैली करने जाते हैं तो पूरे विपक्ष को घेरते हैं, पूरे विपक्ष की वो बात करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष बौखला हुआ है, बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर वो कभी भी टारगेट करते हुए नजर नहीं आते हैं। शायद यही वजह है कि जो विपक्षी पार्टी है वो मुद्दे ही सामने नहीं रख पाती है, जनता को बता ही नहीं पाती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है देश में, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। अभी भी विपक्ष के तौर पर भी वो अच्छी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। स्नेहा जी, जब 2014 और 2019 के चुनाव हुए थे, उसके बाद ये लगने लगा था कि भाजपा
यदि सरकार में आ गई है तो जाहिर सी बात है कि 70-75 साल की सत्ता में रही कांग्रेस और उसके गठबंधन को बहुत अनुभव था और सरकार चलाने में भाजपा और एनडीए कहीं ना कहीं कमजोर होंगे। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जब 10 साल का उनका कार्यकाल चलाया है और वो उसमें उन्होंने जो वादे किए वो पूरे कर दिए। अब विपक्ष की मजबूरी ये हो गई है कि वे उसे मुद्दा, उनके पास कोई मुद्दा ऐसा बड़ा नजर नहीं आता, तो वो केवल इनके नेताओं पर प्रहार करते हैं। यदि आप आज भी कानून व्यवस्था का देश में बड़ा मुद्दा है, आप देखिए कि ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन इस न्याय यात्रा की टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। इस समय जब चुनाव आपके सर पर है, आप न्याय यात्रा लेकर के गए, इसका कोई मतलब नहीं था। यदि आप इस समय महंगाई को लेकर के यदि देश भर में आक्रामक हो जाते और आपके दल यदि महंगाई और बेरोजगारी जैसे दो मुद्दे ही पकड़ लेते तो आपके साथ आज युवा वर्ग पूरा खड़ा होता, आम आदमी खड़ा होता। क्योंकि आप देखिए 400 रुपए की गैस की टंकी 1100 पहुंच गई थी, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में जब उनका विरोध करने के लिए बीजेपी के नेता खासकर स्मृति ईरानी सड़कों पर टंकी लटका करके घूमने लगी थी, भाजपा के सरकार में बैठने के बाद किसी कांग्रेसी नेता ने इस तरह का प्रदर्शन नहीं किया। आज जब ये उनको नेताओं की बात कहते हैं, उनको कहते हैं 56 इंच का सीना नहीं है, तो आपके पास केवल मोदी है टारगेट में, उनके किसी नेता पर आपका कुछ नहीं, ना आप सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अभी आप कृषि कानून पे था तो वो बिखरा हुआ कानून था, कृषि के ऊपर जब विरोध किया, जब आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए आए तो किसान संघ के नेता आए, उसमें कृषकों के नेता उभरे, कांग्रेस या किसी गठबंधन ने उसको समर्थन देकर के सामने नहीं पहुंचे, वे अलग थलग दिखे। तो इसका मतलब ये है कि बड़े मुद्दों पर अभी देश की कानून व्यवस्था पर भी बात करना चाहिए, आंतरिक व्यवस्था पर भी बात करना चाहिए, क्योंकि चाइना में बहुत कुछ हुआ है, उसने हमारे देश में किस तरह से घुसपैठ शुरू की है उस पर बोलना चाहिए। कुल मिलाकर के ये अभी भी ईवीएम का रोना रोते हैं या मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं, इनके पास अभी भी देश के हित के कोई मुद्दे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं देश हित के मुद्दों की बात होनी चाहिए थी। अगर राहुल गांधी की जहाँ पर न्याय यात्रा संपन्न हुई, वहां पर अगर मोदी को टारगेट करने की बजाय, प्रधानमंत्री को टारगेट करने की बजाय अगर वो मुद्दों पर बात करते, मुद्दे हाईलाइट करते, तो शायद कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। मैं ये जानना चाह रही हूँ नवीन आनंद जोशी जी की राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली, क्या इसका प्रभाव वोटों पर पड़ सकता है? क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए अभी पूरा साउथ में फोकस नजर आ रहे हैं, साउथ में ही वो अभी घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि साउथ में ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। तो क्या लगता है आपको, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो प्रभाव है वोटों पे पड़ सकता है क्या? जनता कुछ कह सकते हैं कि गिनी चुनी जनता जा सकती है क्या राहुल गांधी के पाले में? देखिए, दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वो अधिकांश हिस्सा शुरू से क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस के समर्थन का हिस्सा है, कहा जाता रहा है। वहां पर भाजपा का वो स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जितनी मजबूती उसके हिंदी भाषी राज्यों में है। और इसी कारण आपको ध्यान होगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने एक तमिल लोगों को बुला करके काशी में एक संगम किया था, तो उनका फोकस बहुत लंबे समय से साउथ पर है। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगा कि साउथ में जो प्रभाव कांग्रेस का या उनके गठबंधन के दलों का है वो भाजपा का नहीं नजर आता है, और इसको शायद इनकेज करने की दिशा में ही काम चल रहा है। लेकिन इस न्याय यात्रा का बहुत ज्यादा असर होगा चुनाव पर ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरू की थी तो विधानसभा के चुनाव में देखिए आप तीनों राज्य खत्म हो गए उनके, जो अपने हिंदी भाषी राज्य थे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो। तो उनकी उस भारत जोड़ो यात्रा ने तो कोई असर नहीं छोड़ा, खासकर इन राज्यों में। अब रहा सवाल ये भारत न्याय यात्रा जो उन्होंने न्याय के लिए यात्रा निकाली, अब ये समझ में नहीं आया कि न्याय किसका, किससे और किसके लिए, क्योंकि न्याय यात्रा नाम जरूर दिया उन्होंने, लेकिन वे न्याय को लेकर के जिन मुद्दों पर उन्हें बात करना चाहिए वे उन्होंने पब्लिक से नहीं की है। और आधी यात्रा उन्होंने पैदल की, आधी बसों से की। ठीक है, यात्रा करना एक राजनीतिक दल का अधिकार भी होता है और नेता वही बनते हैं। यात्राएं भाजपा में से भी काफी लोगों ने की है, खासकर आडवाणी जी का कहा जाता है कि रथ यात्रा से ही वे 2 से 200 तक पहुंचे थे। लेकिन मैं ये यात्रा को इसलिए अधूरी मान रहा हूं कि क्योंकि इनकी यात्रा शुरू होने के बाद भाजपा में जाने का कांग्रेस के नेताओं का सिलसिला लगातार बढ़ा पूरे देश में। और इस समय आप ये देखिए कि ये इधर न्याय यात्रा निकाल रहे हो, इधर इनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमें हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
और वे भाजपा में ज्वाइन कर रहे हैं। तो आखिर पहले इनको अपने कुनबे को संभालना चाहिए। यात्राएं तो ठीक है आप कर सकते हैं, आपको करना भी चाहिए, लेकिन इनका कुनबा इनके साथ क्यों नहीं खड़ा होता है? और खासकर इनके बयानों और इनके भाषणों से इनके लोग इतर बात क्यों करने लगते हैं? चाहे वो युवा नेता अपने पायलट हो, सचिन पायलट हो, या उनके दिल्ली के नेता हो, मतलब कहीं ना कहीं इनकी बातों का कोई समर्थन करता मुझे नजर नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। एक आखिरी सवाल है, उसका जवाब मैं चाहूंगी नवीनानंद जोशी जी कि इंडिया गठबंधन तो बना हुआ है और अभी आपने, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मुंबई में जब यात्रा संपन्न हुई तो अलग अलग दल के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन का जो लीडर है वो स्पष्ट नहीं हो पाता है और सभी दल अपने अपने में मालिक बने हुए हैं? कोई अगर ऐसा हो कि इंडिया गठबंधन में अगर एक व्यक्ति कोई लीडर है और उसकी बात ये सारी दल जो है वो मानते हुए नजर आए, कहीं ना कहीं ये वजह है कि अभी भी इंडिया गठबंधन जो है अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, बल्कि इतने दलों का मिलाकर एक गठबंधन बना है। देखिए स्नेहा जी, जिस दिन से ये गठबंधन बना तब से लेके अभी तक न तो इसका कोई कन्वीनर तय हो पाया, न कोई इसका चेयरपर्सन तय हो पाया, न इनमें सीटों का बंटवारा ठीक से हो पाया है। आप देखिए कहीं केजरीवाल हावी होते नजर आते हैं, कहीं ममता बनर्जी हावी होती नजर आती है, कहीं तेजस्वी, कहीं मुलायम सिंह के बेटे और कहीं राहुल गांधी अलग थलग हैं। तो इसका कहीं स्टेलिन अपने आप को इस तरह के बयान देते हैं सनातन धर्म के विरोध में ताकि पूरा देश जल उठे। तो आप ये देखिए कि इनके लोग न तो काबू में हैं और न आपस में उनका तालमेल है। उनके बयान भी इस तरह से उलट सुलट आते हैं कि जनता उनका कोई समर्थन करती नजर नहीं आती। दूसरा, जब वे अपने आपस में ही सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं तो देश में वे क्या दिशा देंगे? क्योंकि उनके पास अभी इस समय जितने भी इंडी गठबंधन में लोग आ रहे हैं, इसके साथ साथ उनको अभी अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है। क्योंकि ये बात ठीक है कि साउथ का बेल्ट आपके पास है, नॉर्थ ईस्ट में आपको मदद मिल जाएगी, जम्मू कश्मीर में भी आप कुछ कर लोगे, लेकिन अभी हालात आपके पक्ष में किसी भी जगह पर पूरे स्पष्ट नहीं है और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आपके पास नेताओं की कमी है और नेताओं के बीच तालमेल का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में आप मजबूत सत्तारूढ़ दल के साथ कैसे निपटेंगे? जबकि आपके ही लोग आपको छोड़ करके उसी दल में वापस जा भी रहे हैं जिस बीजेपी को आपने इतने सालों तक मतलब सत्तारूढ़ अपने रहते हुए उसको कोसा था। आज सारे कांग्रेसी उसमें उठ करके जा रहे हैं और उन्होंने संकल्प लिया हुआ है कि कांग्रेस मुक्त भाजपा भारत। तो इसका मतलब ये है, स्पष्ट है कि अभी इन्हें बहुत चुनौती का सामना करना है और इनको इस वक्त पर बहुत सोच समझकर बयान देना है, बहुत विचार करके अपने कदम उठाना है और इस समय गलतियां जो कर रहे हैं ये गलतियां इनके लिए घातक होंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विपक्षी दल अपने रास्ते से भटकता हुआ दिख रहा है। विपक्ष की भूमिका निभाने में भी कमजोर दिखा, मुद्दे सामने नहीं रखे और जनता को भी नहीं बताया कि आखिर देश में क्या होता नजर आ रहा है, बल्कि विपक्षी दल का ये प्रमुख मुद्दा होना चाहिए कि जो भी खामियां सत्ताधारी पार्टी कर रही है उसके जो भी खामियां हैं वो उजागर करते हुए लोगों को बताएं। ये विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्षी सिर्फ और सिर्फ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए नजर आए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट करते नजर आए और मुद्दों से हमेशा भटकते नजर आए। साथ ही साथ एक कोई लीडर, इंडिया गठबंधन की बात करूं तो अभी भी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो एक बात कह दे तो सारे जो दल हैं वो बात मानते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बहुत से ऐसी खामियां जिसकी वजह से विपक्षी दल थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है और अभी भी अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ही करीब है और तैयारी भी बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नवीन आनंद जोशी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन मुंबई में हुआ, उस दौरान सभी इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो सभी दल के नेता वहां पर मौजूद थे, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए नजर आए, मुद्दों से भटकते नजर आए। बल्कि अक्सर विपक्षी दल कहता है कि सत्ताधारी पार्टी मुद्दों से भटकाती है, लेकिन ये देखने को मिला कि राहुल गांधी खुद मुद्दों पर बात नहीं किए, सिर्फ प्रधानमंत्री को टारगेट करते नजर आए। अब ये देखना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखें भी आ चुकी हैं,
कैसे तैयारी होती है, कैसे तैयारियां करते हैं और जनता किसको चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। लाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।